प्रवासी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए कोई अच्छी अच्छी हस्तियों को हम पेश करें जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत नाम बनाया हो। बहुत से और हमारे पास पॉलिटिशियन भी यहाँ पे आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है इस बात की आपको बताते हुए कि एक ऐसी हस्ती को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में ना सिर्फ अपना बहुत नाम बनाया है बल्कि उसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन फिल्में लिखी हुई हैं। तो जैसे आप इनका चेहरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी फिल्में याद आएंगी। कुछ तो इतनी मकबूल हुई जो जैसे 3 इडियट्स की अगर मैं बात करूं तो जिसने सब अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, उस समय लोगों ने सराहा। मिशन कश्मीर फिल्म अपने आप में बहुत बहुत पॉपुलर थी और इसके साथ आक्रोश। ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है उन फिल्मों की जिनमें अतुल तिवारी जी ने काम किया। तो हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ आए हुए हैं टिफ़ के, ये जो अभी ख़त्म हुआ है टिफ़, उसके सिलसिले में आए हुए थे, तो उनसे आपकी बात करवाते हैं। अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार सैनी साहब, बहुत ही गर्व होता है एक आप जैसे भारतीय को देख करके, जो प्रवासी भारतीय है लेकिन उसने यहाँ पे किस तरह से स्थापित किया है भारतीय को, भारत को, भारतीयता को और पंजाब को, कि यहाँ पे गर्व होता है आते हुए कनाडा में। और कनाडा से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है जी। और कनाडा में मेरी 2-3 फिल्में, एक तो मैंने एक फ़िल्म लिखी थी पंजाबी में जिसका नाम था शहीद उधम सिंह। राज बब्बर साहब थे जिसमें, जूही चावला थी जिसमें, और बहुत से लोग थे जिसमें, मान साहब थे जिसमें, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे जिसमें। वो फिल्म बड़ी मकबूल हुई और वो फिल्म इकबाल सिंह जी ने शायद इकबाल सिंह टिल्लों उसके प्रोड्यूस किया था जी। राज बब्बर साहब जब आए थे हमारे पास हमारे प्रवासी अवार्ड्स के लिए, उन दिनों शायद वो रिलीज हुई थी, तो बता रहे थे कि बीच में पैसे भी खत्म हो गए थे उनके पास। प्रोड्यूसर को काफी चैलेंजेस आए लेकिन फिल्म कंप्लीट करते हुई वो फिल्म शुरू नहीं हो सकती थी अगर इकबाल सिंह ढिल्लों साहब वो प्रोजेक्ट लेके नहीं आते। लेकिन वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती थी बिना राज बब्बर साहब के जी। क्योंकि राज बब्बर साहब ने बिना एक पैसा लिए उस फिल्म में काम किया। क्या बात है। हर साल एक पंजाबी फिल्म राज बब्बर साहब फ्री में करते हैं, ये बात जाननी चाहिए यहाँ के पंजाबी प्रवासी भारतीयों को। और ये फिल्म उन्होंने उस साल चुनी करने के लिए, और फिल्म इतनी मकबूल हुई कि कनाडा के तमाम गुरुद्वारों ने राज बब्बर साहब को, हमारे डायरेक्टर चित्रार्थ जी को और मुझे, राइटर को बुला करके हमें कई जगह सरोपे दिए, कई जगह सम्मान दिया। और जिस घर में हम जाते थे नया नया वीडियो आना शुरू हुआ था जी जी, वो टेप्स, वीडियो वाले टेप्स आते थे। हाँ, तो वो हर घर में आपको उसका एक वीडियो की कॉपी मिल जाती थी। क्या बात है। और इसलिए नहीं कि हर घर में लोग रोज देखते थे, जैसे बहुत सी किताबें मिल जाती हैं कि हिंदू घर में एक गीता रखी होती है। ऐसा नहीं कि कोई रोज गीता पढ़ता है, लेकिन गीता इसलिए है कि उससे एक लगाव है, ताकत मिलती है, लगाव है, प्रेम। उसी तरह से लोग उधम सिंह फिल्म की कॉपी अपने पास रखते थे कि उनको एक लगाव था उस चरित्र से, उस भावना से, उस पूरी फिल्म से। और कुछ लोग ऐसे हैं, अगर हम आज़ादी की लड़ाई को भी बात करें, जिनका स्थान इतना ऊपर है कि उनके बारे में बात करते हुए सिर झुकता है। तो भगत सिंह हुए, सराबा हुए और शहीद उधम सिंह हुए, ये वो नाम हैं जिनका नाम जिक्र ध्यान में आते ही सिर झुक जाता है। और मुझे वाकई आपने सही कहा, राज बब्बर साहब ने बताया था कि फिल्म कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। मुझे दुख हो रहा था कि ये फिल्म पैसे के कारण कंप्लीट ना हो, ऐसा नहीं होने देंगे। और क्या फिल्म बनी थी और क्या वो कहानी थी, आपको भी हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। और ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था कि आपने वो फिल्म, और जो 3 नाम आपने लिए हैं सैनी साहब, वो एक दूसरे के जैसे गुरु रहे। सराबा सबसे पहले, उसके बाद में भगत सिंह, और भगत सिंह साहब की तस्वीर लेके अपनी जेब में चला करते थे उधम सिंह। और कितने 21 साल वेट किया उन्होंने। हाँ, जलियांवाला बाग का हिसाब किताब बराबर करने में। क्या बात। और जिस हिम्मत से जाके किया, वो अपने आप में एक कहानी है। क्या बात है। हालांकि शहीद उधम सिंह के जीवन के ऊपर उसके बाद भी कुछ फिल्में बनी हैं। विक्की कौशल ने भी पिछले दिनों उनका एक रोल किया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जान उसमें डाली राज बब्बर साहब ने उस रोल में, और वो जो क्या कहानी थी, और जो क्या आपने बताया कि उसमें गुरदास मान ने जो भगत सिंह का रोल किया, और सब लोग एक से बढ़कर एक। जूही चावला का पंजाबी फिल्मों में आना उस समय बहुत बड़ी बात थी, वो बड़ी एस्टेब्लिश्ड उस समय हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस थी। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, और आपने ये जो अपना सफ़र शुरू करा
ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आपने मुझे बताया। मैं थिएटर में बहुत कम उम्र से जुड़ गया था, 12-13 साल की उम्र से थिएटर में जुड़ गया था, रेडियो से जुड़ गया था, लखनऊ शहर का पैदा पला बड़ा वहीं का हूँ जी। और उसके बाद में तय कर लिया था मैंने हाई स्कूल में कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है। क्या बात। मेरे घर में सब लोग डॉक्टर हुआ करते थे, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मेरे मदर, अलग अलग तरह से मेरी मौसियाँ, मेरी बहनें, तो लोगों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम तक नहीं सुना था। और मैं बात कर रहा हूँ 74 जब मैंने हाई स्कूल किया और कहा कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है। उन्होंने कहा जाओ भी ये तो करोगे क्या, खाओगे क्या। बिल्कुल सही बात है कि सही बात है। थिएटर करके खाना खाना आज भी उतना ही मुश्किल है। सही बात। लेकिन मैं गया और किसी तरह से रेबल करके गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एडमिशन मिल गई आपको? एडमिशन मुझे मिल गया पहली बार में ही। अरे और गया, और ये भी बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है क्योंकि कुल 23-24 सीटें हुआ करती थी वहां पे। 25 सीटें कुल थी, उसमें 2-3 सीटें फॉरेनर्स के लिए चली जाती थी। और ये आपके समकालीन रहे हैं जब आपके ये ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह वगैरह? मेरे सीनियर थे। शाह हमारे सीनियर थे। यही 2-3 लोग थे जिनका हम नजीर दे सकते थे कि ये देखो ऐसे होते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग। राज बब्बर साहब थे उन्हीं में से। राज बब्बर साहब की पत्नी थी नादिरा बब्बर जी थी और तमाम लोग थे। और आज भी जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को तो यही कुछ नाम लेते हैं हम लोग। हालांकि वो पौध, वो खेत, वो नस्ल बढ़ती चली जा रही है। आज की तारीख में आप पंकज त्रिपाठी का नाम लेते हैं, आज की तारीख में आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम लेते हैं। 1 साल 2 साल पहले तक आप इरफान खान का नाम लेते थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई बहुत। जी। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कुछ तो है, वो जमीन में कुछ तो है। जो अपने प्रिंसिपल साहब की बहुत बात करते थे ओमपुरी साहब, जब भी बात करते थे इब्राहिम अलकाजी साहब की। वो बहुत ही थिएटर टीचिंग को बाकायदा हिंदुस्तान में लाने वाले लोगों में से अलकाजी साहब थे। और जिस तरह का उन्होंने कैरिकुलम बनाया, जिस तरह से उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पूरा आर्किटेक्चर तैयार किया, उसी के प्रोडक्ट हम सब लोग क्या बात कर सके। क्या और उसके बाद फिर राज बब्बर भी गए, वो भी राज बब्बर साहब भी उसी तरह से निकले। और राज बब्बर साहब का तो मैं ये कहूँगा, हम लोग उधम सिंह की बात कर रहे थे, एक राज की बात खोल दूं आज जी, प्रिय कनाडा के दर्शकों के सामने और आपके सामने, कि जब ये फिल्म बन गई और जब ये फिल्म हम लोगों ने देखी और जब ये फिल्म का प्रीमियर हुआ चंदन सिनेमा में और बैंड बाजे बारात के साथ हुआ और जो उसका रिएक्शन हुआ पूरे पंजाब में, पूरे देश में, कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, एक दिन राज बब्बर साहब ने रात को मुझे 1-1:30 बजे फोन किया और बोला तो तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा बताइए। बोले बहुत शुक्रिया। मैंने कहा राज भाई किस लिए भाई, शुक्रिया किस लिए? बोले अतुल मैंने अक्सर सोचा करता था कि अगर मैं मर गया तो टीवी पे एक रस्म है ना कि जो मर जाता है एक्टर उसकी फिल्में दिखाते हैं। कहने मैं सोचा करता तो मेरी कौन सी फिल्म दिखाएंगे यार, क्या इंसाफ का तराजू दिखाएंगे जिसमें मैंने एक नेगेटिव रोल किया था, या फलानी दिखाएंगे या ढुकानी दिखाएंगे। मेरे पास कोई ऐसी फिल्म मुझे नजर नहीं आती थी जो दिखाई जाए तो मरने के बाद ही मुझे गर्व हो। अब एक फिल्म मेरे पास है जिसका नाम है शहीद उधम सिंह। क्या बात। और मुझे गर्व होगा अगर मैं मर गया और वो दिखाई गई, मेरी जिंदगी पूरी हो गई। इससे बड़ा ट्रिब्यूट मुझे नहीं मिल सकता। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे ये आपने बात जो आज हमारे पास आए थे राज बब्बर साहब, तो बहुत सारी अपनी यादें हमारे साथ वो अक्सर बात करा करते थे। 3-4 दिन रहे, अब भी कभी कभी बात हो जाती है। बहुत मसरूफ़ रहे, बीच में राजनीति में चले गए, लेकिन आज आपने उनका नाम लिया, ओमपुरी साहब का जिक्र किया, वो सब यादें ताज़ा हो गई। अभी आप हमें बताएं कि इस बार आपका आना कैसे हुआ टिफ में? सर सैनी साहब, एक तो बड़ी खुशकिस्मती रही कि मुझे बहुत से भारतीय बड़े चरित्रों के ऊपर फिल्में बनाने का मौका मिला जी, जैसे कि शहीद उधम सिंह, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि, और ये श्याम बेनेगल की पिक्चर है, किसी छोटे मोटे डायरेक्टर की पिक्चर नहीं है, जैसे कि मुझे श्याम बेनेगल साहब के साथ, और श्याम बेनेगल आप सब लोग जानते ही हैं दर्शक हमारे, कि भारत में आज की तारीख में अगर सबसे टॉलेस्ट कोई डायरेक्टर है तो उसका नाम है श्याम बेनेगल। कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं। सत्यजीत रे के बाद, बल्कि ओमपुरी जी तो आपके इतने अच्छे मित्र हैं। ओमपुरी जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते थे। वो कहते थे भाई हिंदुस्तानी फिल्मों का जो जंगल है उसमें जो सबसे ऊंचा पेड़ है, सबसे बुलंद जो दरख्त है, उसका नाम है सत्यजीत रे, और सबसे चौड़ा जो बरगद है उसका नाम है श्याम बेनेगल। तो ये जो सबसे चौड़ा बरगद है श्याम बेनेगल, और जो एक बंबई में 2 चीजें हैं मैं कहता हूँ, एक तो है गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया अगर बंबई में कोई है तो उसका नाम है श्याम बेनेगल, जहां से फिल्मों में इतने लोग दाखिल हुए हैं, चाहे वो शबाना आजमी हो, चाहे वो ओमपुरी साहब हो, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, मतलब लिस्ट इज एंडलेस।
जो लोग श्याम बेनेगल के गेटवे ऑफ इंडिया से होते हुए भारतीय फिल्म जिन्होंने उनके साथ काम ही कर लिया, स्मिता पाटिल का नाम, समिता, कितने नाम लेता चला जा सकता हूँ मैं, कुलभूषण करमुंदा का नाम ले लीजिए, फलान ढिमकाने, बहुत सारे नाम। तो और अभी तक तो श्याम बेनेगल जी के साथ मैंने एक बहुत बड़ी चीज एक और की, जिसका नाम है संविधान, जो 10 घंटे की एक फिल्म हमने बनाई, राज्यसभा टीवी के लिए बनाई। अच्छा, भारत का संविधान कैसे बना, इस चीज की कहानी। ओके। फिर मुझे लिखने का मौका मिला और श्याम बेनेगल साहब ने डायरेक्ट की, तो उसमें तो इतने सारे चरित्र आ जाते हैं, वो 300 चरित्र, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, और चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो नेहरू हो, मतलब आप नाम लेते चले जाइए, वो सबके सब चरित्र उसमें आ जाते। आपने दूरदर्शन के लिए लिखी वो? नहीं, ये राज्यसभा टीवी। अच्छा, राज्यसभा टीवी है, टीवी एक अलग चीज बिल्कुल है, उनका टीवी है। उसने अब तो संसद टीवी हो गया, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों टीवी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। ओके। और उनके लिए हमने ये फिल्म बनाई, और वो पूरा इनएक्टेड फिल्म है, उसको डॉक्यूमेंट्री मत समझिएगा, और ये YouTube पे अवेलेबल है, प्लीज जाइए और देखिए। जरूर जरूर, संविधान टाइप कर दीजिए, AA कर दीजिए। तो आप बता रहे थे इस बार श्याम बेनेगल साहब का प्रोजेक्ट जो है? तो इस बार फिर श्याम बेनेगल साहब के निर्देशन के लिए मैंने जो फिल्म लिखी अपनी को राइटर शमा जैदी के साथ, उसका नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन। ये भारत और बांग्लादेश का एक को प्रोडक्शन है। ये इसमें भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी शेख हसीना जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों की इच्छा थी कि शेख मुजीबुर रहमान के जब 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उस वक्त एक फिल्म उनके ऊपर बनाई जाए। उस वक्त नहीं बन पाई क्योंकि कोरोना आ गया था 2020 में, ठीक है, इसलिए 2 साल हमारे गए। तो अब फिल्म बन के तैयार हुई है, 23 में आई बजाय इसके कि 20 में आती। और इस साल उसका प्रीमियर यहाँ पे टिफ में हुआ, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। वहाँ ये फिल्म दिखाई गई मार्केटिंग सेक्शन में, और जिस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ मिला है उसको, इस शहर में, इस देश में, उससे छाती थोड़ी सी हमारी भी चौड़ी होती है कि हमने जिस तरह बांग्लादेश के साथ मिल करके एक नया राष्ट्र कायम किया था, उसी तरह बांग्लादेश के साथ मिल करके हम भारतीय टीम ने, इसमें श्याम बेनेगल जी हों, चाहे शमा जैदी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे वो हमारे और तमाम लोग हों, हमारे कैमरामैन हो, शांतनु मोइत्रा जैसा म्यूजिक डायरेक्टर हो, या दयाल निहलानी जैसा एसोसिएट डायरेक्टर हो, इन सब लोगों ने मिलके एक ऐसी चीज बना के तैयार की है बांग्लादेश के लिए, एक ऐसी नई फिल्म बनाई है कि भारत को भी गर्व है कि हम उससे जुड़े। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, ये जो नॉर्मल स्क्रिप्ट है फिल्मों की, लिखना तो वो भी मुश्किल होता ही है, काफ़ी रिसर्च चाहिए, काफ़ी कुछ उसमें आपको डालना है, लेकिन ये जो आप ऐतिहासिक फिल्में आपने लिखी हैं, और ये तो बहुत सारा, क्योंकि उसके साथ इंसाफ भी होना चाहिए, और आप कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तो जब इन फिल्मों को लिखते हैं तो बहुत सारी खोजबीन करनी पड़ती होगी। बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, और रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च तो एक आम फिल्म भी जिसको हम कहते हैं उसके लिए भी करते हैं। मान लीजिए हम एक आम फिल्म लिख रहे हैं, अभी यहाँ पे एक फिल्म दिखाई गई, दीपा मेहता ने बनाई थी, आपके शहर की, टोरंटो की रहने वाली जी। तो उन्होंने आई एम सिराज करके एक फिल्म बनाई थी, जो कि एक ट्रांसजेंडर पे थी फिल्म। ठीक है। तो ट्रांसजेंडर पे भी हमको पता तो है, लेकिन इतना नहीं पता, तो हमको उस पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी। हालांकि वो ऐतिहासिक फिल्म नहीं है, फिर भी ऐतिहासिक फिल्म में तो और ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि हमको इतिहास के प्रति हमको ईमानदार रहना है। हाँ। हमको लोगों की सेंसिटिविटीज के प्रति भी ईमानदार रहना है, और हमको एक कहानी इस तरह इंगेजिंग तरह से कहनी है कि लोग उसको देखें। और मेरे लिए सैनी साहब एक ही टेस्ट है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं आज जो फिल्म लिख रहा हूँ, ऐतिहासिक फिल्म, मैं मर के चला जाऊंगा, मेरी अगली पूरी पीढ़ी मर के चली जाएगी, जब लेकिन मेरा ग्रैंडसन ये फिल्म देखने जाएगा या मेरी ग्रैंड डॉटर फिल्म देखने जाएगी, तो देख के कहीं ऐसा ना कहे कि मेरे दादा जो थे वो बेवकूफ थे या बदमाश थे, जो उन्होंने इस तरह के इतिहास को मोड़ दिया है। ये न कहे मेरा बच्चा 2 जनरेशन बाद, तो मुझे गर्व होगा मरने के बाद, अपनी कब्र में मुझे शांति से नींद आएगी। क्या बात है, बहुत ये जरूरी है कि हम इतिहास को ऐसे बरतें। मैं एक चीज का और यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस चैनल को बहुत से मेरे पंजाबी मित्र देखते हैं जी। पंजाब में करतारपुर एक जगह है। हाँ बिल्कुल, करतारपुर, मैं उस करतारपुर की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जहाँ गुरुद्वारा है, जहाँ हम कॉरिडोर से जाते हैं, जलंधर के साथ है, जो जलंधर और अमृतसर के ठीक बीचों बीच जो करतारपुर है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। करतारपुर में जंगे आजादी नाम का एक म्यूजियम बना है, जिसमें भारत की आजादी की जंग की पूरी कहानी, बहुत 25 एकड़ के एक बहुत बड़े एक
फ्रेश ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में वो म्यूजियम बना करके वहाँ पे म्यूजियम, मैंने उस म्यूजियम में भी कंट्रीब्यूट किया है। और उस म्यूजियम में एक फिल्म बनाई है, अगेन श्याम बेनेगल साहब ने डायरेक्ट की है, 1.5 घंटे की फिल्म है, जिसमें पूरे भारत की आज़ादी की कहानी है विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन पंजाब। और स्पेशल एम्फेसिस ऑन पंजाब इसलिए नहीं है कि पंजाब में है, इसलिए कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन पंजाब का है, जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन पंजाबियों का है, उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन बाकी किसी का नहीं है। जितना पंजाबी काला पानी में रहा है, जितना पंजाबी फांसी पे चढ़ा है, जितना पंजाबी आदमी ने गोली खाई है, और हमारे हिंदी में कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो एक अमृतसर के जलियांवाला बाग में ही इतने पंजाबी मर जाते हैं कि शायद पूरे भारत के आंदोलन में नहीं मरते हैं। तो इसलिए पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर के भी हमने एक फीचर फिल्म बनाई है, जिसका नाम भी हमने जंगे आज़ादी रखा है। दिव्या दत्ता ने उसमें नरेटर का काम किया। अच्छा। और तमाम लोगों ने पंजाब की वो सारी चीजें कि किस तरह पंजाब ने 1857 से लेकर के, बल्कि उसके पहले भाई महाराज सिंह के जमाने से, जब पंजाब से रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद में दलीप सिंह जी को सॉफ्ट अरेस्ट करके ले जाया जाता है बाहर, उनकी माँ को देश निकाला दे करके भेज दिया जाता है चुनार, जहाँ से वो भाग जाती हैं, नेपाल चली जाती हैं। वहाँ पे मैं रानी जिंदा की बात कर रहा हूँ। वहाँ से लेकर के और सन 47 तक जिस तरह से पंजाब ने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया है भारत की लड़ाई में और भारत को बनाने में, उस चीज़ की कहानी है इस फिल्म। क्या बात है, बहुत खूब। और हम सब जानते ही हैं कि अतुल जी लखनऊ से हैं, लखनऊ की तहजीब है, और लखनऊ का और यूपी का एक अपना अलग से भी इतिहास है। लेकिन पंजाब के बारे में इनके जो मैं देख रहा हूँ जो जज्बात हैं वो किसी और पंजाबी से कम नहीं बल्कि ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। और इन्होंने जो स्टडी किया है पंजाब के योगदान को आज़ादी की लड़ाई में, वैसे तो खैर अगर जिन्होंने जलियांवाला बाग की बात करी, शहीद उधम सिंह की बात करी, बहुत सारी कहानी तो उसी में आ जाती है। वो सबसे प्राइम टाइम है आज़ादी की लड़ाई का, जब शहीद भगत सिंह से लेके 47 तक का ये जो दौर है, ये सबसे ज़्यादा ये आहुतियाँ दी हैं पंजाब ने उस टाइम पे। शुरू से खैर पंजाब देता है, लेकिन एग्जैक्टली मेरी एक फिल्म है, जैसा मैंने जिक्र किया था श्याम बेनेगल जी के साथ, फिर क्योंकि कुछ लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है, और बहुत, जैसे मैंने दक्षिण के कमल हासन साहब के लिए 4 फिल्में लिखी हैं। अच्छा जी। तो इसी तरह श्याम बेनेगल के लिए मैंने पता नहीं कितनी फिल्में लिखी हैं। एक फिल्म है हमारी जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो। नेताजी की कहानी, नेताजी की कहानी में भी अगर आप देखें तो सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज, इसमें दो तो पंजाबी हैं। हाँ। इसमें थे वो बंगाली, लेकिन उनकी जो फौज थी, प्रेम सहगल साहब लाहौर के हैं, उनके पिताजी लाहौर हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे, और सरदार ढिल्लो साहब जो हैं वो तो बिल्कुल ही सरदार थे, बिल्कुल दौड़े थे, बिल्कुल, और उसके बाद में यूपी में आकर के बसे। तो ये तो पंजाबियों का कंट्रीब्यूशन आज़ादी की लड़ाई के हर कोने में हुआ है। पंजाब की कुछ मिट्टी में ही ऐसा कुछ है कि बलिदान हमारे गुरुओं से लेके एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जो अभी तक भी जारी है। और कुछ लोग तो अपने लिए जीते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि पंजाब को जब भी ज़रूरत पड़ी किसी को पंजाब, और यहाँ भी यही हो रहा है अतुल जी कि कभी भी पंजाबी किसी भी जगह में अपना योग, कोरोना में देखें हर जगह गुरुद्वारे खुले थे, कहीं आपको खाना नहीं मिल रहा, गुरुद्वारे में जाएंगे खाना मिलेगा आपको। तो यहाँ भी हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत अपना अच्छा योगदान डाल रही है। आप आए यहाँ पे और बड़ा ही अच्छा लगा, और स्टूडियो में आइए तो और भी अच्छा लगा। अगली बार आएंगे, मुझे पता है ये कनाडा आपको खींच के फिर लाएगा वापस, तो अगली बार भी जब आएंगे तो बहुत फिर आपसे खुल के बातें करेंगे। जाने से पहले कोई मुझे पता है, जो अगर हम बॉलीवुड की बात करें, सो कॉल्ड बॉलीवुड, जिसको हम बॉलीवुड नहीं कहना चाहते, हिंदी फिल्म सिनेमा इतना उसका रिच कल्चर है, इतिहास है, तो उसमें आप अपना बहुत बड़ा योगदान डाल रहे हैं ऑलरेडी। तो उसमें कुछ 2 शब्द कहते जाने से पहले हमें कुछ कहें, क्या चल रहा है, क्या आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? जी, बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको बॉलीवुड तो एक हॉलीवुड का एक नकली सा नाम है। ये वैसे ही हो गया क्योंकि ये एक भाई का नाम गुड्डू था तो दूसरे का नाम पुड्डू रखा था, गुड्डू रख दिया जाता है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। ये तो नकली वाली बात हो गई। लेकिन हाँ, जो भारतीय सिनेमा है वो हमें गर्व है कि इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा संख्या रूप में बनने वाला सिनेमा है।
ये वैसे ही जैसे आज की तारीख में भारत चीन से आगे निकल चुका है, जून महीने के आगे, और भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। वैसे सबसे ज्यादा आबादी वाला अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में फिल्में बनती हैं, तो वो हमारा भारतीय सिनेमा है। वो चाहे बम्बई में बनता हो, चाहे मद्रास में बनता हो, या चेन्नई में बनता हो, या हैदराबाद में बनता हो, या कलकत्ते में बनता हो, या बैंगलोर में बनता हो, या केरला में बनता हो, ये जो मेजर सेंटर्स हैं, या कभी कभी पटना में भी बनता हो, दूसरे मौके पर। जी। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी दिल्ली थोड़ा सा दूर है। वो इसलिए कि अभी भी अमेरिका में बनी हुई फिल्में, कभी कभी चीन में बनी हुई फिल्में, कभी कभी इंग्लैंड में बनी हुई फिल्में, और बहुत कुछ कोरिया में बनी हुई फिल्में आज बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से, जी। जितना कि अभी भारतीय सिनेमा की पहुंच वहां तक नहीं। ये हमको सत्य भी मानना हाँ। हमको गुड और बैड दोनों को देख के अगर हम नहीं चलेंगे तो हम कहीं सही मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। तो वी हैव टू कट अक्रॉस। बिल्कुल हम आज पैसा कमा रहे हैं, अच्छी फिल्में विदेश में भी चल रही हैं, लेकिन विदेश में कौन देख रहा है? विदेश में अगर आज की तारीख में भारतीय जवान चल रही है तो भारतीय ज्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल हैं कुछ फैंस, शाहरुख खान के फैंस जर्मनी में हैं कुछ फैंस यहाँ वहाँ कई जगह हैं लोगों के जो भारतीय नहीं है, वो भी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जबानें नहीं बोलते वो भी। RRR के फैंस आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, आपको रजनीकांत जी के फैंस जापान में मिल जाएंगे, लेकिन वो कम है उनकी संख्या। जबकि अगर आप किसी हॉलीवुड की फिल्म की बात करें तो उसके फैंस आपको जापान में भी उतने मिलेंगे जितने भारत में मिलेंगे। कभी कभी कोई अंग्रेजी फिल्म आती है और वो उसी समय आई हुई हिंदी फिल्म से आगे निकल जाती है। तो ऐसे में हमको अभी जो एक लाइन थी, आजकल के जमाने में वो नाम बड़ा पॉपुलर नहीं रह गया है, लेकिन मुझे बहुत ही गर्व है उस व्यक्ति पे। मैं जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। उनकी फेवरेट जो कविता थी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो हम सबको सोने से पहले, अब तो भाई घोड़े बेच के सो, अब तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गए हैं, हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गए हैं संख्या रूप से। जैसे भारत संख्या रूप से आज बहुत बड़ा देश बन गया है, लेकिन और बड़ा बनने के लिए विश्व में हमको भी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप वाली बात है। तो उसी तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी माइल्स टू गो करना है। ये बातें तब समझ में आती है जब टिफ जैसी जगह पे आप आकर के देखिए अपने आप। क्या बात है। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैं, इनका मतलब भी यही है कि यहाँ सब मुल्कों की, सब भाषाओं की फिल्मों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, वहीं नापतोल भी किया जाए, और आप भी अपना आलंकन मूल्यांकन करें कि हम इस बड़े विश्व के पर्दे में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगेन खुशी की बात है कि इस बार हमने कुछ अवार्ड्स जीते हैं, ठीक है, कुछ फिल्मों के लिए, और बहुत अच्छी बात है। तो हम कंपटीशन में हैं, लेकिन अभी हमको बहुत आगे जाना है। जैसे कि हम ओलंपिक कंपटीशन में हैं, इस बार हमने सबसे ज्यादा पदक जीते जापान में जाकर के। यहाँ डिलेड ओलंपिक था, 20 का ओलंपिक 21 में हुआ, हमने ज्यादा पदक जीते इस बार। लेकिन अभी भी अगर आप पदक तालिका में देखिए कि हमारा नंबर कौन सा है तो पता चलेगा कि हमारा नंबर अभी भी उस 100 से नीचे में आता है। जी जी, ये ज्ञान भी हमको रहना चाहिए, और अगर हमें ये ज्ञान और ये संज्ञान नहीं रहेगा तो हम कितना भी अपने आप को कोई भी विश्व गुरु या कोई भी संसार गुरु और यूनिवर्स गुरु कह ले, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। सचमुच एक गुरुता का पद पाने के लिए हमको अपने प्रति गंभीर होना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत खूब। और जहाँ कमर्शियल फिल्मों का दौर जारी है, कमर्शियल फिल्में बनती हैं, लेकिन सल्यूट करते हैं श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी। वही बात आएगी कि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी इन लोगों ने भी जो भारतीय फिल्मों में अपना योगदान दिया, और जो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को जिस लेवल पे लेके गए। और मुझे बड़ी खुशी है, इन्होंने बताया कि 90 साल की उम्र में भी श्याम बेनेगल आज भी एक्टिव हैं और अपना आज भी योगदान डाल रहे हैं। तो ये ऐसी पीढ़ी आगे भी चलती रहे, और अतुल जी से जैसे लोग और आगे आएँ तो हमें खुशी होगी। वरना कमर्शियल सिनेमा तो सदियों से चल रहा है, चलता ही रहेगा, लेकिन जो मीनिंगफुल फिल्में हैं, जिस तरह की ये बना लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी भी उतनी ही ज़रूरत है। तो अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत मुबारक हो हमारे प्रवासी चैनल के सभी दर्शकों। धन्यवाद।